हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर चैनल कोई न्यू विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले वाले सारे वीडियो जो है प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अवधारणा संबंधित, पुस्तक और लेखक से संबंधित, मैराथन क्लास, प्रीवियस क्वेश्चन सारे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है? समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है? ऑप्शन है वार्ड, रास, ओडम, रोज। फटाफट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वार्ड। यह परिभाषा किसकी है? वार्ड की है। और वार्ड ने पॉपुलर साइंस मंथली, जो कि 1902 में आई थी, पॉपुलर साइंस मंथली 1902 में आई थी, और इसी पुस्तक में इन्होंने यह परिभाषा दी है, समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। और ओडम की परिभाषा कौन सी है? ओडम की परिभाषा, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, यह ओडम की परिभाषा है। और रोज की परिभाषा है, समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है, यह परिभाषा रोज का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कोर्ट ने सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक कोर्स दी फिलॉसफी पॉजिटिव नामक पुस्तक के चतुर्थ खंड में किए हैं? किस वर्ष में कोंट ने सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक कोर्स दी फिलॉसफी पॉजिटिव नामक पुस्तक के चतुर्थ खंड में किए? 1849, 1839, 1829, 1819। अच्छे से पढ़ के ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1839 में। और कोर्स दी फिलॉसफी पॉजिटिव नामक पुस्तक 6 खंडों में आई है। कितने खंडों में? 6 खंडों में आई है। और अगस्त कोंट द्वारा यह जो है 1830 से 1842 के बीच में आई है। 1830 से 1842 के बीच में प्रकाशित हुई है। और इसका चौथा संस्करण कब आया? 1839 में। याद रखिएगा, 1839 में। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खेम के समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक दर्शन शास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र। नेक्स्ट है सामाजिक स्थायित्व, सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक पुनर्निर्माण, सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रिया एवं सामाजिक वैचारिकी, या फिर सामाजिक विरासत, व्यक्तित्व और उसका विकास, सामाजिक प्रक्रियाएं। अच्छे से पढ़ के ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन ए राइट होगा, सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक दर्शन शास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय सिंथेटिक स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन है सीमेल, दुर्खीम, वानवीज, वीरकांत। समन्वयात्मक संप्रदाय सिंथेटिक स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुर्खीम। समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में सोरोकिन, दुर्खीम, हाबहाउस तथा गिन्सबर्ग आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में डॉक्टर घुरिये मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने? किस वर्ष में डॉक्टर घुरिये मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने? ऑप्शन है 1921, 1922, 1923, 1924। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1924 में।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों मानता है? कौन समाजशास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों मानता है? ऑप्शन है बीर स्ट्रीट, बोटोमोक, कार्ल पियर्सन, किंग्सले डेविस। आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बीर स्ट्रीट। बीर स्ट्रीट समाजशास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में भौगोलिक संप्रदाय जियोग्राफिकल स्कूल की शाखाएं किसने विकसित की? रिट्जर, बेकर, क्वेटलेट, विक्टर, कजिन। आंसर दीजिए। जर्मनी में भौगोलिक संप्रदाय जियोग्राफिकल स्कूल की शाखा किसने विकसित की? राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए रिट्जर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में समाजशास्त्र का महत्व किस मामलों में है? निम्नलिखित में से भारत में समाजशास्त्र का महत्व किस मामलों में है? ऑप्शन है सामाजिक समस्याओं के निराकरण में, ग्रामीण पुनर्निर्माण में, जनजाति कल्याण में, उपरोक्त सभी में। राइट आंसर बताइए। तो राइट होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। पूछा गया है भारत में समाजशास्त्र का महत्व किस मामलों में है? सामाजिक समस्याओं के निराकरण में, ग्रामीण पुनर्निर्माण में, जनजाति कल्याण में, तीनों में। ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, कोंट की मृत्यु कब हुई? कोंट की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है 15 अगस्त 1951, 5 सितंबर 1857, 25 अक्टूबर 1859, 29 दिसंबर 1861। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, 5 सितंबर 1857 में कोंट की मृत्यु हुई थी। और कोंट का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दक्षिणी फ्रांस में 1798 में हुआ था। कहाँ पे? दक्षिणी फ्रांस में। और मृत्यु 1857 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एन श्रीनिवास का देहांत कब हुआ? एम एन श्रीनिवास का देहांत कब हुआ? ऑप्शन है 25 फरवरी 1995, 17 अगस्त 1997, 19 अक्टूबर 1998, 30 नवंबर 1999। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 30 नवंबर 1999 में श्रीनिवास का देहांत हुआ। मैसूर नरसिम्हाचार्य जो है, मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? 1916 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1916 में। और मृत्यु 30 नवंबर 1999 में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक आई.पी. देसाई, के.एम. कपाड़िया, इरावती कर्वे, पी.एन. प्रभु। ये तो सभी को पता होगा। राइट होगा ऑप्शन बी, के.एम. कपाड़िया। कन्हैयालाल मोतीलाल कपाड़िया, इनकी और भी पुस्तकें हैं। हिंदू किंगशिप जो कि 1947 में आई थी, और मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया 1955 में आई थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यह पुस्तक कब आई थी? 1955 में। नेक्स्ट है, भारत में देवर भावी विवाह लेवीरेट कौन नहीं करते हैं? लेवीरेट विवाह कौन नहीं करते हैं? ऑप्शन है कोटा, खस, टोडा, कर्णिकर। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12। राइट होगा ऑप्शन डी, कर्णिकर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विवाह का उद्देश्य मर्डाक के अनुसार कौन सा नहीं है? यौन संतुष्ट, आर्थिक सहयोग, संतानों का समाजीकरण एवं पालन पोषण, झगड़ना। पूछा गया है निम्नलिखित में से विवाह का उद्देश्य मर्डाक के अनुसार कौन सा नहीं है? राइट आंसर दीजिए।
राइट होगा ऑप्शन डी झगड़ना। यौन संतुष्ट आर्थिक सहयोग संतानों का समाजीकरण और पालन पोषण तीनों है, लेकिन झगड़ना नहीं है। निष्ठ पिता पुत्र का उदाहरण समरकत नातेदारी की कौन सी श्रेणी में आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। फटाफट आंसर दीजिए। पिता पुत्र का उदाहरण समरकत नातेदारी की कौन सी श्रेणी में आता है? राइट होगा ऑप्शन ए प्राथमिक। निष्ठ कौन सा उदाहरण समरकत नातेदारी का नहीं है? कौन सा उदाहरण समरकत नातेदारी का नहीं है? ऑप्शन है माता पिता एवं संतान का संबंध, भाई एवं बहन का संबंध, माँ एवं भांजे का संबंध, सास बहू का संबंध। आंसर दीजिए। पूछा गया कौन सा उदाहरण समरकत नातेदारी का नहीं है? राइट होगा ऑप्शन डी, सास बहू का संबंध जो है समरकत नातेदारी का संबंध नहीं है। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 1954, 1955, 1956, 1961। राइट आंसर दीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित किया गया और यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। इसके अंतर्गत हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख आते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कौन सा परिवार केंद्रीय परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली के समान नहीं है? कौन सा परिवार केंद्रीय परिवार न्यूक्लियर फैमिली के समान नहीं है? प्राट शास्त्री परिवार, संयुक्त परिवार, प्राथमिक परिवार, सरल परिवार। फटाफट ऐसे बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी संयुक्त परिवार। केंद्रीय नाभिकीय परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली आधुनिक औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रभव परिवार फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन वह है जिसमें प्रभव होगा। प्रभव परिवार फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन वह है जिसमें ऑप्शन है एक का जन्म हुआ, एक का पालन पोषण हुआ, एक शिक्षित हुआ, एक परिपक्व हुआ। आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एक का जन्म हुआ। वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है तथा उसका पालन पोषण होता है जन्म मूलक परिवार कहा जाता है। ऐसे परिवार में व्यक्ति के माता पिता एवं अविवाहित भाई बहन आते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वेस्टरमार्क द्वारा प्रतिपादित परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए एक विवाही सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, शास्त्रीय सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट आंसर दीजिए। वेस्टरमार्क द्वारा प्रतिपादित परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है? बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए एक विवाही सिद्धांत। वेस्टरमार्क ने मानव विवाह का इतिहास किस पुस्तक में मानव विवाह का इतिहास नामक पुस्तक में अपना एक विवाह सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट है किसने परिवार को सभ्यता का हस्तांतरण बिंदु कहा है? किसने परिवार को सभ्यता का हस्तांतरण बिंदु कहा है? गोल्डेनवाइजर, टायलर, वेबर, सोरोकिन। ऐसे बताइए। किसने परिवार को सभ्यता का हस्तांतरण बिंदु कहा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोल्डेनवाइजर ने। किसने? गोल्डेनवाइजर ने परिवार को सभ्यता का हस्तांतरण बिंदु कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एक आपकी परिवार से क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य सामान्यतया 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य ... रहते हैं। इस प्रकार का मत किसका है? ऑप्शन ए कर्वे, देसाई, दुबे, कपाड़िया। हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य
3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं, इस प्रकार का मत किसका है? ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, देसाई। संयुक्त परिवार से तात्पर्य ऐसे परिवार से जिसमें कई पीढ़ियों के लोग एक साथ निवास करते हैं अथवा एक पीढ़ी के सभी भाई अपनी पत्नियों, विवाहित बच्चों तथा अन्य संबंधियों के साथ सामूहिक और पूजन में सामूहिक रूप से भाग लेते हैं और परस्पर अधिकारों और कर्तव्यों से बंधे रहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवास के 6 प्रकार पितृस्थानी, मातृस्थानी, मातृपितृस्थानी, नवस्थानी, मामास्थानी एवं द्विस्थानी का उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन है मेलोन्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, टायलर, मर्डॉक। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। निवास के 6 प्रकार पितृस्थानी, मातृस्थानी, मातृपितृस्थानी, नवस्थानी, मामास्थानी एवं द्विस्थानी का उल्लेख किसने किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मर्डॉक ने। ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारण संयुक्त परिवार के विघटन का नहीं है? कौन सा कारण संयुक्त परिवार के विघटन का नहीं है? औद्योगिक क्रांति और नगरीकरण, सामाजिक विधान, पश्चिमी आदर्शों का प्रभाव, जलवायु। आंसर दीजिए। पूछा गया है कौन सा कारण संयुक्त परिवार के विघटन का नहीं है? राइट होगा ऑप्शन डी, जलवायु। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलोप्रोनिजेनिटिव अर्ज संतानोत्पत्ति की तृष्णा दृष्टा से किसमें प्रकट होती है? फिलोप्रोनिजेनिटिव अर्ज संतानोत्पत्ति की तृष्णा दृढ़ता से किसमें प्रकट होती है? दृढ़ता से किसमें प्रकट होती है? ऑप्शन है माता में, पिता में, दादा नानी में, चाची में। फिलोप्रोजेनिटिव अर्ज राइट होगा ऑप्शन सी, दादी नानी में। फिलोप्रोजेनिटिव अर्ज संतानोत्पत्ति की तृष्णा दृढ़ता से दादी नानी में प्रकट होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बालक का पालन पोषण करने वाली संस्था किबुट्स किस राष्ट्र में पाई जाती है? बालक का पालन पोषण करने वाली संस्था किबुट्स किस राष्ट्र में पाई जाती है? चीन, क्यूबा, रूस, इजराइल। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, इजराइल में। इजराइल की जनसंख्या का लगभग 4% किबुट्स बस्तियों में रहता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें अस्थिरीकरण नहीं पाया जाता? किसमें अस्थिरीकरण नहीं पाया जाता है? मानव, पौधे, मधुमक्खियाँ, व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 26 आंसर दीजिए। किसमें अस्थिरीकरण नहीं पाया जाता? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यायाम। नेक्स्ट है, शब्द काष्ठा किस भाषा का है? शब्द काष्ठा किस भाषा का है? ऑप्शन है यूनानी, जर्मन, लैटिन, पुर्तगाली। आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली। काष्ठा जो है पुर्तगाली शब्द है। जात के लिए अंग्रेजी में कास्ट शब्द का प्रयोग होता है और यह पुर्तगाली भाषा के काष्ठा से बना है, जिसका अर्थ वंश, नस्ल या वर्ग होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नेस्फील्ड द्वारा प्रतिपादित जात व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन है प्रजाति सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 28। नेस्फील्ड द्वारा प्रतिपादित जात व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है? राइट होगा ऑप्शन बी, व्यावसायिक सिद्धांत।
और इनकी परिभाषा है व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन सोरोकीन के वर्ग के वर्गीकरण में नहीं है? कौन सा विभाजन सोरोकीन के वर्ग के वर्गीकरण में नहीं है? आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, व्यवसायिक। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सांस्कृतिक। सोरोकीन के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ एक जनसंख्या विशेष का ऊंच नीच के संस्कारात्मक अध्यारोपित वर्गों में विभेदीकरण है। और सोरोकीन के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के 3 प्रमुख प्रकार हैं। कौन कौन से? आर्थिक, राजनीतिक तथा व्यवसायिक। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है सेनाट के अनुसार ऋग्वेद में आर्यों ने वर्ण शब्द का प्रयोग किनमें भेद करने के लिए किया है? सेनाट के अनुसार ऋग्वेद में आर्यों ने वर्ण शब्द का प्रयोग किनमें भेद करने के लिए किए हैं? ऑप्शन है आर्यों तथा दासों में, ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में, द्विजों एवं शूद्रों में, द्रविड़ियों एवं ईरानियों में। अच्छे से पढ़ के ऑप्शन दे के आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्यों तथा दासों में। वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या है? रंग है, जिसका मूल रूप से प्रयोग आर्यों तथा दासों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए होता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब कम क्वेश्चन लाएंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन से दिक्कत होने लगती है और टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, आप लोग भी बोर होने लगते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिए और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला वीडियो उन तक पहुंच सके। और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। सो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।